तुर्की के रक्षा मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में रूस को जबरदस्त जवाब दिया। उशार गुलार ने मॉस्को की आंखों में आंखें डालकर कहा कि क्रीमिया तुम्हारा नहीं है और कभी होगा भी नहीं। तुर्की ने कभी भी क्रीमिया के अवैध विलय को मान्यता नहीं दी है और हम 2014 से ही यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है, का समर्थन करते हुए मजबूती से खड़े हैं। संदेश जोरदार, सार्वजनिक और व्यक्तिगत था। यह युद्ध घोष था जिससे पुतिन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं 50 विश्व नेताओं के सामने उजागर हुईं। गुलर ने साफ कर दिया कि तुर्की कीव के साथ है, बिना किसी शर्त के। लेकिन जब अरबों की व्यापारिक डील दांव पर लगी हो, तुर्की का रुख प्रभाव के नक्शे को फिर से खींच सकता है और युद्ध में सैन्य संतुलन को बदल सकता है। पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा ताकि देख सकें कि इस ताजा दौर की शुरुआत किस वजह से हुई। 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में 5वां क्रीमियन प्लेटफॉर्म शिखर सम्मेलन हुआ। इसने दुनिया भर के नेताओं और राजनयिकों को आकर्षित किया, जो सभी यूक्रेन के रूसी कब्जे के खिलाफ उसके प्रयास का समर्थन करने के लिए एकत्र हुए थे। शिखर सम्मेलन में तुर्की के रक्षा मंत्री यशार गुलर ने कहा कि तुर्की ने क्रीमिया के विलय को कभी मान्यता नहीं दी और यूक्रेन की स्वतंत्रता व अखंडता का समर्थन किया। उन्होंने क्रीमियाई तातारों की स्थिति को उजागर किया और उनकी सुरक्षा को ऐतिहासिक व नैतिक कर्तव्य बताया। यह पुतिन की योजनाओं के खिलाफ सार्वजनिक विरोध था और जितने साहसी वे थे, गुलार का वह ऐलान अकेला नहीं था। 50 से ज्यादा देशों के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के हॉल में न्यूयॉर्क घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। इस समझौते ने कब्जे का समर्थन करने वालों पर कड़े प्रतिबंध, पुनः कब्जा मुक्त कराने में मदद और क्रीमिया में मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान देने की मांग की। दुनिया ने यह दिखा दिया कि वह पुतिन से तंग आ चुकी है। मॉस्को के लिए यह सिर्फ प्रतीकात्मक कदम नहीं था। अगर कोई देश कब्जे की आलोचना करता तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन जब 50 देश एक साथ बोलते हैं तो उस बात को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। रूस की अर्थव्यवस्था को देखकर दर्द पहले से ही साफ नजर आ रहा है और अब यह नया घोषणा और भी कड़े कदमों का दबाव बनाता है। इन कदमों में प्रमुख बंदरगाहों पर रूसी जहाजों को रोकना और ऊर्जा निर्यात में कटौती शामिल है। तुर्की को मॉस्को के खिलाफ वैश्विक प्रयास में शामिल होने से लाभ हैं। यह अंकारा की प्रतिष्ठा को पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल के रूप में बढ़ाता है, नाटो के साथ उसके संबंधों को मजबूत करता है और कब्जे में रह रहे क्रीमियन तातारों के लिए समर्थन का संकेत देता है। और भले ही इस बार मंत्री के शब्द थोड़े अधिक आक्रामक थे, तुर्की के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वह काफी समय से यही संदेश दे रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान सालों से यही बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने इसमें कोई ढील नहीं दी है। सितंबर 2024 में उन्होंने एक और सभा को वीडियो संदेश में साफ साफ कहा था कि क्रीमिया की यूक्रेन को वापसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है। यह बात 1 साल से ज्यादा पुरानी है, लेकिन भावना आज भी मजबूत है। जैसा उम्मीद थी, उनके कहने पर क्रेमलिन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस एर्दोगान की बातों से असहमत है और मानता है कि क्रीमिया मॉस्को अंकारा के बीच गंभीर असहमति का मुद्दा है। इसके बावजूद एर्दोगान ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति बनाए रखी है और शुरुआत से ही वह स्वतंत्रता की मांग में अडिग रहे हैं। अंकारा की यह दृढ़ता हैरान करती है, जबकि कई देश सुरक्षित रास्ता चुनकर चुप रहते हैं। यह समझने के लिए कि इस मामले पर तुर्की की स्थिति इतनी अडिग क्यों है, आपको समय में पीछे जाना होगा, सदियों पुराने संघर्षों तक। उस्मानी साम्राज्य अपने चरम पर वियना से अरब की रेत तक फैला था। उत्तर में बढ़ती ताकत, रूस ने सीमाओं पर लालची नजरें डाली थीं। बीच में था क्रीमिया, काला सागर पर चमकता हुआ इनाम और क्रीमियन लोगों का घर। खानाते, एक प्रचंड मुस्लिम राज्य जो उस्मानियों का सहयोगी था। यह एक बफर था, एक किला था, एक ऐसी जगह थी जहां तातार घुड़सवार आक्रमणकारियों के खिलाफ डटकर लड़ते थे। मुख्य मुसीबत 1700 के दशक के अंत में शुरू हुई। कैथरीन द ग्रेट, रूस की दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महारानी, ने युद्धों से उस्मानियों की जमीन छीन ली। 1768 में रूसी सैनिक बाल्कन में घुसे और उस्मानी सेनाओं से भीषण लड़ाई हुई, जिससे नदियां खून से लाल हो गईं। उस्मानियों ने पलटवार किया, लेकिन रूस ने अपने तोपों के साथ मैदानों में गरजते हुए हमला जारी रखा। 1774 की संधि में उस्मानियों को अहम किले छोड़ने पड़े, पर यह सिर्फ एक विराम था। कैथरीन और उनकी महत्वाकांक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी।
1783 में रूसी सेनाएं क्रीमिया में घुसीं और खानते को तेजी से गिरा दिया। प्रायद्वीप आसानी से गिर गया, लेकिन इसके बाद अराजकता थी। उस्मानी दूतों ने देखा कि उनके सहयोगी बिखर गए और मॉस्को ने सेवस्तोपोल पर झंडा लहरा दिया। उन्होंने इसे नौसैनिक अड्डा बना दिया, जिससे इस्तांबुल की पहुंच का मजाक बना। उस्मानियों के लिए यह बड़ा झटका था, जिससे रूसी जहाज काला सागर में घूमने और व्यापार मार्ग व पवित्र स्थल खतरे में आ गए। हर बार रूस की दक्षिण की ओर बढ़त उस्मानी साम्राज्य की गर्दन पर कसता हुआ फंदा महसूस होती थी। युद्ध यहीं नहीं रुके। अगली सदी में रूस और उस्मानियों में 6 और टकराव हुए और हर बार ये और ज्यादा खूनी रहे। 1853 से 1856 तक चला क्रीमियन युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस और सार्डिनिया को भी इसमें खींच लाया। उस्मानी पक्ष में रूस ने उस्मानी इलाकों में रहने वाले ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की रक्षा करने का दावा किया, लेकिन उसका असली मकसद विस्तार करना था। क्रीमिया में लड़ाई के दौरान मित्र सेनाएं समुद्र तटों पर भारी गोलाबारी में उतरी। बालाक्लावा लाइट ब्रिगेड के चार्ज से प्रसिद्ध हुआ। सोचिए, 600 ब्रिटिश सैनिक मौत की घाटी में रूसी तोपों के सामने घुड़सवारी कर रहे हैं। कितना शानदार लगता है ना? हालांकि हताहतों की संख्या बढ़ती गई और युद्ध तथा बीमारी के कारण आधे मिलियन से अधिक लोग मारे गए, वह भी सिर्फ प्रायद्वीप पर नियंत्रण के लिए। यह एक ऐसा पारिवारिक झगड़ा था जो पीढ़ियों तक चला और कभी खत्म नहीं हुआ। रूस ने काकेशस से डेन्यूब तक उस्मानी सीमाओं पर कब्जा जारी रखा, जिससे सुल्तान कमजोर होता गया। 1900 के शुरुआती वर्षों तक साम्राज्य डगमगाने लगा था और प्रथम विश्व युद्ध ने आखिरी चोट दी। उसकी जमीनें बांट दी गईं, जबकि रूस खुद क्रांति में बिखर गया। क्रीमिया अब भी कांटे की तरह खोई शान और शंका की याद दिलाता रहा। ये घाव नक्शे पर खींची सीमाओं से कहीं गहरे थे। इन्होंने लोगों को छू लिया, खासकर क्रीमियन लोगों को। तातार, जिनकी कहानी तुर्की के दिल को उस दूर किनारे से ऐसे जोड़ती है जैसे कोई संधि कभी तोड़ नहीं सकती। तातार लोग स्टेपी से आए थे, तुर्की योद्धा जिन्होंने मंगोल ताकत को इस्लामी आस्था के साथ मिलाया था। उन्होंने एक खानते की स्थापना की जो सदियों तक उस्मानी संरक्षण में टिका रहा। उन्होंने अनातोलिया के लोगों के साथ भाषा, संस्कृति और यहाँ तक कि पारिवारिक संबंध भी साझा किए, जिससे वे दूर के पड़ोसी नहीं बल्कि चचेरे भाई जैसे थे। 1783 में रूस द्वारा क्रीमिया कब्जाने पर तातारों ने जमीन और गरिमा दोनों खो दी। स्लाविक किसानों के बसने पर उन्हें घरों के किनारों तक धकेला गया, जिससे नाराजगी बढ़ी। सबसे बुरा समय 1944 में स्टालिन के शासन में आया। सोवियत सरकार ने तातार लोगों पर नाजियों की मदद का आरोप लगाया, जबकि वे रेड आर्मी के लिए भी लड़े। करीब 20,000 तातार लोगों को आधी रात में घेरकर बिना तैयारी के मवेशियों के डिब्बों में भर दिया गया। ना कोई मुकदमा, ना कोई अपील। उन्हें पूर्वी उज्बेकिस्तान और उससे भी आगे भेज दिया गया, अक्सर बिना खाना, पानी या उचित आश्रय के। हजारों लोग सफर के दौरान ठंड, भूख या बीमारी से मर गए और पूरी की पूरी बस्तियां गायब हो गईं। जो लोग बचे उन्हें क्रीमिया लौटने से रोका गया। उनकी भाषा और मस्जिदों को शत्रु समझा गया। तुर्की के लिए यह इतिहास व्यक्तिगत है और आज भी उसकी नीति पर असर डालता है। आज के तुर्क तातारों को भाई मानते हैं, जो मस्जिदों, बाजारों और घुड़सवारों की कहानियां साझा करते हैं। तुर्की के रक्षा मंत्री गुलर ने इसे नैतिक कर्तव्य कहा। यह कोई खोखला वाक्य नहीं, बल्कि इतिहास और पहचान से जुड़ा संकल्प है जिसे समय भी मिटा नहीं सका। तुर्की का यूक्रेन और तातारों के प्रति समर्थन मार्च में एक बार फिर खास तौर पर स्पष्ट हो गया, जब रूस द्वारा क्रीमिया के विलय की 11वीं वर्षगांठ थी। उस दिन तुर्की विदेश मंत्रालय ने सख्त बयान जारी कर कहा कि मॉस्को का दावा मान्य नहीं है। यूक्रेन की सीमाओं का समर्थन है और क्रीमियन तातारों की दुर्दशा चिंता का विषय है। अंकारा ने 2014 से क्रीमियन तातारों की 200 से ज्यादा गिरफ्तारियों का हवाला दिया। कई मामलों को उग्रवाद कहा गया, पर तुर्की ने इन्हें राजनीतिक दमन बताया। एक उदाहरण अहमद बेखारोव की गिरफ्तारी थी, जो सांस्कृतिक व धार्मिक अधिकारों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें हिरासत में लिया गया और रूसी कानून के तहत कथित आतंकवादी संबंधों का आरोप लगाया गया। बेखारोव की गिरफ्तारी ने पूरे क्रीमिया में विरोध प्रदर्शन भड़का दिए। लोगों को हिरासत में लिया गया और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी मानवाधिकार संस्थाओं ने तत्काल जांच की मांग की। निर्वासन के बाद तातार नेता रफात चुबाटोव ने तुर्की की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने उन्हें हमारे लोगों के लिए जीवन रेखा और रूस के दमन के खिलाफ प्रकाश स्तंभ कहा। 25 तातार स्कूलों के बंद होने से साफ है कि तुर्की की स्थिति राजनीति से आगे साझा संस्कृति और इतिहास की रक्षा का वादा है। अंकारा के लिए क्रीमियन तातारों के अधिकारों की रक्षा सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि पहचान, स्मृति और न्याय से गहरा जुड़ी है।
तुर्की के लिए यह पूरी स्थिति केवल कूटनीति से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा मिशन है जो इतिहास और स्मृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। अंकारा आज रूस के दमन को 1944 की घटनाओं से जोड़ता है, जब स्टालिन सरकार ने क्रीमियन तातारों को जबरन उनके वतन से निकाला था। असल में तुर्की ने तातार पहचान को बनाए रखने के लिए छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, किताबों और तकनीक में $50 मिलियन का निवेश किया है। हर अनुदान, विरोध और बयान स्पष्ट करता है कि रूस का क्रीमिया पर कब्जा चुनौतीहीन नहीं रहेगा। यह प्रयास भी एक जुटाव का संदेश है। कजाकिस्तान से अजरबैजान तक तुर्की सहयोगी करीब आ रहे हैं। तुर्की इसे और बढ़ा रहा है। घर में एर्दोआन तुर्की के 10,000 तातार प्रवासियों के बीच समर्थन जुटा रहे हैं, जो क्रीमिया के झंडे लहराते हैं। वैश्विक मंच पर अंकारा क्रीमिया पर ध्यान बनाए रखता है। चाहे काकेशस में अशांति हो या संयुक्त राष्ट्र मिशन को मॉस्को ने रोका हो, जो एक क्षेत्रीय विवाद जैसा लग सकता है, वह वास्तव में एक रणनीतिक विभाजन रेखा है और तुर्की यह सुनिश्चित कर रहा है कि दुनिया इस ओर से नजर न हटाए। क्रीमिया में तुर्की का रुख सिद्धांतों पर आधारित होने के साथ रणनीतिक रूप से भी दिलचस्प है। लक्ष्य काला सागर में प्रभाव बनाना है, जिसे मॉस्को और अंकारा दोनों चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस प्रायद्वीप पर नियंत्रण व्यापार, ऊर्जा मार्गों और सैन्य स्थिति को आकार देता है, जिससे क्रीमिया इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन का केंद्र बन जाता है। मैं जल्द ही बताऊंगा कि कौन से विवरण इसे आकर्षक बनाते हैं। इसी कारण तुर्की रूस संबंध संतुलन साधने जैसा है। नाटो सदस्य होने के नाते यह अमेरिकी ठिकानों और अभ्यासों की मेजबानी करता है, जिससे मॉस्को उकसता है, लेकिन कई बार मॉस्को का पक्ष भी लेता है। 2017 में एर्दोआन ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए $25 अरब का समझौता किया, जिससे वॉशिंगटन नाराज हुआ और F-35 प्रोग्राम खो दिया। ये बैटरियां 2019 में आईं और अब भी साइलों में हैं, जो अंकारा की स्वतंत्रता दर्शाती हैं। हाल ही में रूस इन्हें वापस खरीदना चाहता था, लेकिन तुर्की ने इन्हें दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया। बाकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। साथ ही वह मॉस्को से हथियार खरीद रहा है। तुर्की ने यूक्रेन को बायराक्तार TB2 ड्रोन दिए, जिनसे युद्ध की शुरुआत में रूसी टैंक नष्ट हुए। बायकार ने 2023 में कीव के पास फैक्ट्री के लिए $100 मिलियन देने का वादा किया और संघर्ष के दौरान उत्पादन बढ़ाया। ये तुर्की ड्रोन तकनीक की बड़ी सफलता है। 500 से ज्यादा बिके हैं और मॉस्को को परेशान करते हैं। फिर भी ऊर्जा संबंध इन देशों को जोड़े रखते हैं। रूस ने 2022 में तुर्की को $44 अरब का तेल गैस बेचा, जिससे तुर्की ने यूरोप की 16% जरूरतें पूरी की। इस साल व्यापार में नए रिकॉर्ड बने। तुर्की रूस का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार बना और $856 अरब के संसाधनों के बदले निर्यात हुआ। हालांकि व्यापार बढ़ने के बावजूद इस बहुत ही उलझे और अजीब रिश्ते में दरारें दिखने लगती हैं। यह दिखाता है कि तटस्थता घट रही है और दोनों देश अब सख्त रुख अपना रहे हैं, क्योंकि वे प्रतिद्वंद्वी हैं। तुर्की में रूस के गैस हब को रोकना ऐसी दरारों का उदाहरण है। गजप्रोम ने 2022 में यह परियोजना सुझाई थी, पर जून 2023 तक इसे छोड़ दिया गया। इस हब का मकसद अरबों को नया रास्ता देना था, जिससे तुर्की मॉस्को का प्रवेश द्वार बनता। अंकारा ने क्रीमिया को लेकर तनाव के चलते मंजूरी प्रक्रिया को रोक दिया, जब तक कि गजप्रोम ने आखिरकार इस परियोजना को मृत घोषित नहीं कर दिया। रूस को इस कदम से हर साल करीब $5 अरब का नुकसान हुआ है, जो उनके स्वर्ग में समस्या का संकेत है। इस पूरी स्थिति में अगर आप वाकई तुर्की की तरफ से देखें तो आपको दिखेगा कि तुर्की की रणनीति बिल्कुल साफ है। विशेषज्ञ इसे अनुकूली अवसरवाद कहते हैं। एर्दोआन पुतिन से सस्ती गैस जैसी चीजें लेते हैं ताकि महंगाई कम हो, पर ऐसे समझौतों से बचते हैं जो फंसा दें। साथ ही अंकारा विकल्प भी बना रहा है ताकि रूस उन्हें अपने ऊपर निर्भर न बना सके। अजरबैजान की 10 AP पाइपलाइन से आयात 20% बढ़ने से रूस की गैस पर निर्भरता 40% से घटकर 30% हो गई है। तुर्की को ताकत मिलती है और वह क्रीमिया पर बात कर सकता है, क्योंकि उसे चुप नहीं कराया जा सकता। एर्दोआन ऐसा लगता है कि बहुत सावधानी से खेल खेल रहे हैं, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जो ऊर्जा से जुड़े नहीं हैं। यह दिखाता है कि जो कुछ भी वे साझा करते हैं वह भरोसे पर नहीं बल्कि जरूरत पर आधारित रिश्ता है। हमेशा तनाव रहता है, बार बार संतुलन बनाना पड़ता है और सहयोग टकराव के बीच सावधान नृत्य चलता है। यह तुर्की को अप्रत्याशित बनाता है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण भी। भले ही क्रीमिया पर उसका रुख अप्रत्याशित लगे, वह एक स्पष्ट रणनीति का पालन करता है। अंकारा सिर्फ रूस के कब्जे पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि मॉस्को को नियंत्रण से रोकने के लिए भी सक्रिय है। इस प्रयास में इतिहास, कूटनीति और शक्ति का मिश्रण है, और दांव सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। ये काला सागर के पार फैले हैं, जहां प्रभाव व्यापार,
ऊर्जा और सैन्य पहुंच से आंका जाता है। और इस सब के केंद्र में सेवास्तोपोल है। रूस ने क्रीमियन बंदरगाह को किला बना दिया है, जिसमें पनडुब्बियां और ऐसे सिस्टम हैं जो नाटो के दक्षिणी हिस्से को खतरा देते हैं। अगर मॉस्को क्रीमिया पर काबिज रहता है तो यूक्रेन की नौसैनिक ताकत चली जाती है और तुर्की प्रभावित होता है। दुनिया की 3% समुद्री मालवाहक जहाज़ों की आवाजाही काले सागर के उन रास्तों से होती है जो तुर्की के बंदरगाहों से गुजरती हैं। पानी के नीचे पाइपलाइनों से हर साल $50 अरब का तेल और गैस यूरोप जाता है। तुर्की और अमेरिका क्षेत्र की निगरानी करते हैं, वहीं यूरोपीय संघ रूस की पकड़ घटाने को बंदरगाहों व निगरानी में निवेश करता है। मॉस्को के लिए क्रीमिया सिर्फ सैन्य अड्डा नहीं बल्कि कॉक्स, सीरिया और अफ्रीका में ताकत दिखाने का लॉन्च पैड भी है। इसी वजह से भावनात्मक और ऐतिहासिक भावनाओं से हटकर तुर्की के लिए क्रीमिया को विवादित बनाए रखना अपनी खुद की पहुंच की रक्षा करने का मामला है। यह उसकी अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय संतुलन में अपनी भूमिका की रक्षा से जुड़ा है। जुलाई 2025 में चैथम हाउस के ताजा विश्लेषण ने काला सागर की स्थिति स्पष्ट की। 20 साल तक यूरोप और नाटो ने रूस के क्षेत्रीय प्रभुत्व के प्रयास को कम आंका। उन्होंने इसे शांत कोना समझा, जबकि यह असल में रणनीतिक हॉटस्पॉट है। कम आकलन से मॉस्को ने चुपचाप ताकत बढ़ाई और जहाज, पनडुब्बी व मिसाइलों में निवेश किया। नियंत्रण के बाद वह विरोधियों को सतर्क रखने के लिए अलग रणनीति अपना रहा है। इसमें शिपिंग सिस्टम्स पर साइबर हमले, तातार अशांति के बारे में गलत जानकारी और नौसैनिक उकसावे शामिल हैं। रणनीति के तहत तुर्की काले सागर में तनाव का जवाब सतर्कता से दे रहा है। रोमानिया में संयुक्त गश्त ने इस साल 15 संदिग्ध जहाज पकड़े, जिससे अंकारा की जल सुरक्षा के प्रति गंभीरता दिखती है। पहली नजर में मुकाबला असमान दिखता है। रूस अपने बेड़े को अपग्रेड करने के लिए $20 अरब खर्च कर रहा है, जबकि तुर्की ड्रोन तकनीक में $3 अरब का निवेश कर रहा है। लेकिन चैथम हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, आर्थिक दबाव भी है। दबाव तब दिखता है जब रूस बंदरगाह ब्लॉक करता है। ऐसे में दुनिया की 10% गेहूं आपूर्ति बाधित होती है और ब्रेड की कीमतें 25% बढ़ जाती हैं। काहिरा और कराची जैसे स्थानों में जलडमरू मध्य को नियंत्रित करने वाला तुर्की स्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने इस्तांबुल वार्ता से अनाज आपूर्ति शुरू कराई, हालांकि रूस ने धमकी दी थी। इस कदम से लाखों लोगों पर मंडराते खाद्य संकट को टाला गया। आगे चुनौती और बड़ी है। काला सागर के गैस क्षेत्र 2030 तक 23 अरब घन मीटर गैस निकाल सकते हैं। इस संभावना ने चीन जैसे बड़े देशों की रुचि खींची है, जो तुर्की ऊर्जा केंद्रों को अपने प्रभाव के विस्तार का जरिया मानते हैं। अगर रूस क्रीमिया पर पकड़ मजबूत करता है तो वह भूमध्य सागर में ऊर्जा संकट या प्रवासना शुरू कर सकता है। यह नाटो देशों को सीधे प्रभावित करेगा। तुर्की के लिए यूक्रेन का समर्थन और नाटो अभ्यासों का विस्तार सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि भविष्य और क्षेत्रीय नियंत्रण से जुड़ा है। इस रणनीति का केंद्र बोस्पोरस जलडमरू मध्य है। 1936 के मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के अनुसार संकट में तुर्की तय करता है कौन से जहाज गुजर सकते हैं। 2022 में एर्दोआन ने इस शक्ति से काला सागर के बाहर के युद्धपोतों को रोका। इन 18 मील पानी से हर साल 40,000 जहाज गुजरते हैं, जिनमें यूक्रेन से जरूरी गेहूं का निर्यात भी शामिल है। अगर रूस क्रीमिया पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है तो तुर्की का प्रभाव इन मार्गों पर घट सकता है। $10 अरब से सुधरे रूस के बेड़े व्यापार रोक सकते हैं या तेल टैंकरों को धमका सकते हैं। इससे ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाएंगी और नाटो की आपूर्ति लाइनों पर दबाव पड़ेगा। यह क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए काला सागर के इतिहास पर नजर डालना मददगार होगा। यह मछली पकड़ने के लिए शांत जगह नहीं, यह व्यस्त जल मार्ग 4,20,000 वर्ग किमी या करीब 1,62,000 वर्ग मील में फैला है। यह 4 देशों के तटों को जोड़ता है और 2,200 मीटर से अधिक गहराई तक जाता है, जहां पनडुब्बियां छुप सकती हैं। हर दिन 400 मिलियन टन माल इसके पार जाता है। यूक्रेनी सूरजमुखी तेल, बुल्गारियाई धातुएं यूरोपीय दुकानों को भरती हैं, पर सबसे बड़ी दौलत ऊर्जा है। समुद्र के नीचे गैस लाखों घर गर्म कर सकती है। टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन से गैस रूस से तुर्की होकर यूरोप जाती है। प्रतिबंधों और राजनीतिक अड़चनों से बचते हुए क्षेत्र में सैन्य शक्ति एक और जटिलता जोड़ती है। रूस का ब्लैक सी फ्लीट 1783 से सेवास्तोपोल में है और इसमें 80 जहाज हैं। कुछ मिसाइलें 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। क्राइमिया कब्जाने के बाद रूस ने अरबों खर्च कर सेवास्तोपोल को बड़ा बेस बनाया।
2014 में भारी नुकसान के बाद यूक्रेन की नौसेना के पास ओडेसा में अब सिर्फ कुछ गश्ती नौकाएं बची हैं। ये बारूदी सुरंगों और ड्रोन खतरों से सीमित हैं। तुर्की ने अपनी खुद की नौसेना तैनात करके जवाब दिया है। यह इस्तांबुल से 16 फ्रिगेट कॉर्वेट से गश्त करता है, ड्रोन नो फ्लाई जोन लागू करता है और रूसी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुर्की झलडमरू मध्य नियंत्रित कर नौसैनिक यातायात रोक सकता है। 2022 के हमले में एर्दोआन ने गैर काला सागर देशों के जहाजों को रोका, जिससे अमेरिकी विध्वंसक देर से पहुंचे और नाटो सहयोगियों को प्रतिक्रिया का समय मिला। यह गतिरोध अहम है क्योंकि काला सागर को नियंत्रित करने वाला भूमध्य सागर को भी प्रभावित कर सकता है, चाहे नाटो की आपूर्ति रोककर या रूस के बंदरगाहों की रक्षा करके। 2022 में तुर्की की अनाज डील ने दांव की ऊंचाई दिखाई। इस समझौते से पहले युद्ध के कारण 25 मिलियन टन निर्यात रुका, जिससे वैश्विक खाद्य कीमतें 30% बढ़ीं और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में दंगे हुए। जब रूस ने इस डील से खुद को अलग कर लिया तो तुर्की ने एक नए समझौते के लिए दबाव डाला। इससे बाजार स्थिर हुए, लेकिन क्षेत्र की नाजुकता भी उजागर हुई। अब यूक्रेन की ATACMS मिसाइलों से सेवास्तोपोल पर हमले में रूस ने 20% जहाज गनवाए हैं। कुछ क्षतिग्रस्त या डूब गए हैं, बाकी पीछे हटने को मजबूर हैं। रूस और तुर्की जानते हैं कि क्या दांव पर है। अगर एक पक्ष को पूरी तरह से नियंत्रण मिल जाता है तो दूसरा अपना प्रभाव खो देता है। रूस दक्षिण तक पहुंच चाहता है ताकि वह सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी का समर्थन कर सके। तुर्की नागोर्नो कराबाख में अजरबैजान की मदद करता है। 2020 में तुर्की ड्रोन ने अजरबैजान को उस संघर्ष में जीतने और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा करने में मदद की। यह जीरो सम गेम है। क्रीमिया की चट्टानें निर्णायक हो सकती हैं। एर्दोआन की रणनीति यही दर्शाती है। रूस को चुनौती देने पर गैस आपूर्ति कट सकती है, फैक्ट्रियां धीमी हो सकती हैं, व्यापार सिमट सकता है और रूसी पर्यटन, जिससे तुर्की को $4 अरब मिले थे, घट सकता है। साइबर हमले या सीरिया में प्रॉक्सी संघर्ष भी संभव हैं, लेकिन इनाम भी काफी बड़ा है। यूक्रेन का समर्थन तुर्की की नाटो में प्रतिष्ठा बढ़ाता है और $20 अरब के रक्षा सौदों जैसे अमेरिका से F-16 खरीद का मार्ग खोलता है। इस संतुलन ने तुर्की को एक अनोखी भूमिका दी है। यह नाटो का सदस्य है और दुनिया के सबसे तनावपूर्ण क्षेत्रों में से एक में एक प्रमुख वार्ताकार है। यूक्रेन के साथ साझेदारी में ड्रोन फैक्ट्री और नौसैनिक अभ्यास शामिल हैं। यूरोपीय संघ तुर्की के बंदरगाहों में €2 अरब अनुदान के साथ निवेश बढ़ा रहा है। इससे व्यापार 15% बढ़ा और तुर्की यूरोप आर्थिक संबंध मजबूत हुए। ये अनुदान सिर्फ बुनियादी ढांचे में नहीं लगते, ये यूरोप और तुर्की को एक साथ जोड़ते हैं, भले ही उनका रिश्ता कभी कभी असहज हो। कई यूरोपीय देश मध्य एशिया और काकेशस से सामान के लिए तुर्की पर निर्भर हैं, जिससे तुर्की को शांत शक्ति मिलती है। बंदरगाह नियमों में बदलाव या देरी जर्मनी, इटली और पोलैंड की आपूर्ति श्रृंखला पर असर डाल सकते हैं। ये अनुदान यूरोप की कूटनीति को जटिल बना देते हैं। ब्रुसेल्स को व्यापार की रक्षा और रूस का मुकाबला करने में मददगार साझेदार मिलता है। दूसरी ओर उसे तुर्की की राजनीति, प्रवासन नीतियों और ग्रीस व साइप्रस के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों को लेकर चिंताओं से भी निपटना पड़ता है। ये समस्याएं हमेशा रहती हैं। दोस्ताना बैठकों में भी हालात और जटिल हो जाते हैं। जब यूरोप तुर्की से ऊर्जा और सामान खरीदता है तो अंकारा एक आपूर्तिकर्ता और वार्ताकार दोनों बन जाता है। इससे उसे दबदबा मिलता है और वह सुधारों, सीमा शुल्क और प्रवासन समझौतों पर बात करता है। जब यूरोप तुर्की बंदरगाहों को €2 अरब भेजता है तो वह संदेश देता है, हमें आपकी जरूरत है। तुर्की जब क्रीमिया या काला सागर सुरक्षा की बात करता है तो उसकी आवाज मजबूत होती है और यूरोपीय नेताओं के लिए अंकारा को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। तुर्की अब सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि एक द्वारपाल भी बन गया है। इससे यूरोप, रूस, क्रीमिया और तुर्की की भूमिका को लेकर सोच बदलता है। तुर्की में एर्दोआन की लोकप्रियता बढ़ रही है। वह खुद को तुर्की लोगों का रक्षक बताते हैं, चाहे तातार हों या उज्बेक। 80% नागरिकों की जड़ें मध्य एशिया में होने से यह संदेश लोगों से जुड़ता है। जनमत सर्वेक्षण दिखाते हैं कि क्रीमिया पर उनके मजबूत रुख के बाद उनकी लोकप्रियता 7 अंक बढ़ गई। यह उनकी छवि के अनुकूल है। नेता जो जरूरत पर झुकते हैं पर सम्मान में अडिग रहते हैं। यह पैटर्न जाना पहचाना है। 2016 में रूसी जेट के सीरियाई हवाई क्षेत्र में घुसने पर तुर्की ने उसे गिरा दिया, जिससे तनाव और पर्यटन में 40% कमी आई। एर्दोआन ने शांति की, गैस समझौते किए और असद विरोधी समूहों का समर्थन जारी रखा। क्रीमिया भी यही तरीका अपनाता है। यह तुर्की की रेड लाइन है
वह ताकत दिखाता है पर संबंध नहीं तोड़ता। क्रीमिया में युद्ध का मैदान बदल गया है। 1 साल पहले यूक्रेन का प्रायद्वीप वापस लेना असंभव लगता था। आज यह स्थिति सैन्य योजनाकारों और राजनयिकों के लिए गंभीर है। पश्चिमी हथियार अब ज्यादा असरदार हैं। यूक्रेनी सेना रूसी रक्षा को परख रही है और मॉस्को अपनी स्थिति बचाने में संघर्ष कर रहा है। यूक्रेन की खेरसोन और जापोरिजिया में जवाबी कार्रवाई ने पहले ही प्रमुख आपूर्ति मार्गों को बाधित कर दिया है। अमेरिका के नए सिस्टम जैसे हाइमार्स से लॉन्च ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब अब क्रीमिया के पहले दूर रहे लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं। नाटो की ट्रेनिंग और स्थानीय खुफिया मदद से यूक्रेनी विशेष बलों ने दुश्मन सीमा के पीछे छापेमारी की। उन्होंने रडार स्टेशनों और डिपो को नष्ट कर रूस को अपनी विशेष इकाइयां सेवास्तोपोल भेजने पर मजबूर किया। उस पुनः तैनाती ने रूस की पकड़ को अन्य जगहों पर कमजोर कर दिया है और मोर्चे पर दरारें उजागर कर दी हैं। अब ये दरारें ऊपर से भी दिखाई दे रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि क्रीमिया एयरफील्ड्स की उड़ानें कम हुई हैं। Su-34 बॉम्बर्स और अन्य भारी विमान क्रास्नोडार के पूर्व में स्थानांतरित किए गए हैं। यह किसी नई रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि दबाव में पीछे हटना है। 2014 के बाद पहली बार रूस का क्रीमिया पर नियंत्रण सिर्फ भाषणों में ही नहीं बल्कि जंग के मैदान में भी चुनौती दी जा रही है। इन घटनाक्रमों ने नाटो का ध्यान आकर्षित किया है। पश्चिमी नेता यूक्रेन के लिए और मजबूत समर्थन जता रहे हैं और यूरोपीय संघ जो पहले सतर्क था अब ज्यादा साहसिक तरीके से बोलना शुरू कर रहा है। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की योजनाएं पर्दे के पीछे बन रही हैं। तुर्की कंपनियां प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे बंदरगाह, रेलवे और ऊर्जा नेटवर्क में नेतृत्व को तैयार हैं। अरबों का निवेश चर्चा में है। अंकारा मुख्य भूमिका के लिए तैयार है और रूस अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। करीब 50,000 सैनिक पूरे क्रीमिया में खाइयों और बारूदी सुरंगों के बीच तैनात हैं। यह स्थिति ठीक नहीं। कई सैनिक अपनी ही सुरक्षा के शिकार हो रहे हैं। पुतिन इस लड़ाई को रूस की पहचान और अस्तित्व की लड़ाई बताते हैं। रूस पर दबाव सिर्फ युद्ध के मैदान तक नहीं है। सैन्य टेलीग्राम चैनलों पर असंतोष फैल रहा है, जहां अधिकारी क्रीमिया की रक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोग थके हैं, आपूर्ति कम है और वे घर से दूर हैं। ओपन सोर्स विश्लेषकों के मुताबिक जुलाई से युद्ध में मौतें 38% बढ़ी हैं। दागेस्तान और ब्रियात्सा में परिवार जवाब मांग रहे हैं। इन समुदायों ने पहले के अभियानों का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता था। अब वे विरोध कर रहे हैं और क्रेमलिन को इसका पता है और तुर्की इस सबको होते हुए देख रहा है। हर विरोध और दुखी परिवार मॉस्को की ताकत में एक और दरार है। अंकारा को सीधे टकराव की जरूरत नहीं, समय और दबाव उसके पक्ष में है, जिससे तुर्की को लाभ मिलने की संभावना है। अगर यूक्रेन सफल होता है तो अंकारा पश्चिम और पूर्व के बीच पुल बन जाएगा, कीव का सबसे करीबी साझेदार और क्षेत्र के पुनर्निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनेगा। अगर रूस बचता है तो तुर्की एक ऐसी ताकत बनेगा जिसने हार नहीं मानी। 50 देशों की न्यूयॉर्क घोषणा में प्रतिबंध और सहायता के संकल्प से इसकी प्रभावशीलता बढ़ी है। उस हस्ताक्षर से क्षेत्रीय सुरक्षा समझौतों, यूरोपीय संघ के साथ प्रवासन समझौतों, विस्तारित नौसैनिक गश्त और लाखों लोगों के विस्थापन के प्रबंधन में एक आवाज मिलने के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। तुर्की ही एकमात्र देश नहीं है जो क्रीमिया के भविष्य पर नजर रखे हुए है। चीन भले ही चुप है, लेकिन वह भी इस पर गहरी नजर रखे हुए है। बीजिंग के पास काला सागर में युद्धपोत नहीं है, लेकिन उसके व्यापारिक मार्गों की स्थिरता इसी पर निर्भर है। नियंत्रण में कोई भी बदलाव चीन के बेल्ट एंड रोड नेटवर्क को प्रभावित करता है। अव्यवस्थाएं शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम और चीनी निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ा देती हैं। जॉर्जिया के माध्यम से निर्यात पहले ही घट चुका है और बीजिंग हर हलचल पर नजर रख रहा है। इससे तुर्की का महत्व और बढ़ जाता है। जलडमरू मध्य खुला और प्रायद्वीप विवादित रखकर अंकारा को नाटो, यूरोपीय संघ और चीन के साथ कूटनीतिक बढ़त मिलती है। बहुत कम देश हैं जिनका यूरोप की सुरक्षा और एशिया के व्यापार में असर है। बोस्फोरस और क्रीमिया पर तुर्की का नियंत्रण उसे ऐसी अनोखी शक्ति देता है जो ब्रुसेल्स और बीजिंग के फैसलों को प्रभावित करती है। क्रीमिया सिर्फ इलाका नहीं बल्कि समुद्र, व्यापार, गठबंधन और पहचान के नियंत्रण का प्रतीक है। जब तुर्की यूक्रेन के साथ खड़ा होता है तो वह सिर्फ पक्ष नहीं चुन रहा होता, बल्कि उस क्षेत्र में अपनी आवाज वापस पा रहा होता है जहां कभी उससे दरकिनार कर दिया गया था। रूस चाहे जितना खर्च करे या रक्षात्मक उपाय करे, वह लड़ाई बढ़ा सकता है, लेकिन तुर्की कहानी की दिशा बदल चुका है। चुप्पी तोड़कर, सिद्धांतों पर जोर देते हुए और मध्यस्थ बनकर आगे बढ़ना। एक ऐसे क्षेत्र में जहां संघर्ष की पहचान है, अंकारा ने ताकत की स्थिति से फिर से खेल में प्रवेश किया है। आने वाले महीनों में क्रीमिया सिर्फ यूक्रेन या रूस का भाग्य ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा तय कर सकता है।
यह 2 महाद्वीपों में शक्ति संतुलन को फिर से आकार दे सकता है। तुर्की ने अपनी चाल चल दी है और तैयार है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले दशक में करीब आधी नौकरियां एआई से खतरे में होंगी। यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि वास्तविकता है। कंपनियां कर्मचारियों को एल्गोरिदम से बदल रही हैं और यह प्रक्रिया तेज हो रही है। यहाँ एक अच्छी खबर है, जो एआई में लाभ समझते हैं वे तरक्की कर रहे हैं। वे करियर सुरक्षित कर आय बढ़ा रहे हैं और नए मौके बना रहे हैं जिनका अधिकतर को पता नहीं। बदल दिए जाने और अपूरणीय बनने के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, सही योजना होना। इसी वजह से हम एक मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण सुर्खियों के पीछे असल में क्या हो रहा है, एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आम लोग कैसे इसके अनुसार खुद को ढाल रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं, इन सब बातों को विस्तार से समझाता है। अगर आप ज्यादा नियंत्रण, आय और कम चिंता चाहते हैं तो बस किनारे मत बैठिए। अभी यह मुफ्त प्रशिक्षण देखें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें।